अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। प्रीवियस पार्ट में हमने जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी हमने चर्चा की। गंगा नदी की हमने बात की, गंगा नदी तंत्र की। सिंधु नदी जो तंत्र है उसके बारे में हमने बात की। हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी जो है अध्ययन किया। अब इस पार्ट में हम क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो स्थित होती है उन नदियों के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ सकते हैं कि प्रमुख नदियां जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो नदी है कावेरी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदियां अपने मुहाना होता है जहाँ पे नदी समुद्र से जाकर के मिलती है। ये अपने नदियां जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं होती है। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी सारी नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अगर हम नर्मदा द्रोणी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर नर्मदा का उद्गम जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास में है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती रहती है और समुद्र तक पहुँचने में क्या होता है, ये नदी जो है दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। और जबलपुर के निकट पास में जो है संगमरमर के शेलों में ये नदी गहरे गोर्ज से बहती है, जहाँ इस नदी की जो तीव्र ढाल से जो है गिरती है और इसीलिए वहाँ पर धुआंधार प्रपात मतलब धुएंधार जो है वाटरफॉल का निर्माण होता है। नर्मदा की जो सभी सहायक जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी है। इनमें से अधिकतर जो है समकोण पर मतलब बिल्कुल पैरेलल जो आकर के जो एकदम परपेंडिकुलर आकर के जो है मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में जो है फैली हुई है। आइए अब हम तापी द्रोणी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तापी का जो उद्गम क्षेत्र है, जो उद्गम स्थल है इसका, वो भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। यह भी जो है नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई जो है अगर हम कंपेयर करें इसे नर्मदा से तो इसकी लंबाई जो है काफ़ी कम है। इसकी जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो है फैली हुई है और अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच जो है ये बहती है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई जो है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के भी आप नाम जो है यहाँ पे और याद कर सकते हैं। गोदावरी द्रोणी की बात की जाए तो गोदावरी सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढालों में निकलती है। इसकी अगर पूरी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 1500 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है और यह लास्ट में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है मिल जाती है। और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र में मतलब पूरी अगर गोदावरी नदी जो है इसकी अगर बात की जाए तो 50% जो है सिर्फ महाराष्ट्र में बहती है। और आगे जो राज्यों की बात की जाए 50% जो रह गया रिमेनिंग जो है तो वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। उनकी कुछ उदाहरण हैं पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम जो तीन सहायक जो नदियाँ हैं बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण की गंगा का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि गोदावरी जो नदी है उसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब महानदी द्रोणी की बात करते हैं। तो महानदी जो द्रोणी है, महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहाँ से होता है और ओडिशा से होते हुए ये क्या बंगाल में जाकर के बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे जाकर के जो है मिल जाती है।
अगर इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 860 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है इसकी। इसका जो अपवाद द्रोणी है, जो इसके बहने का रास्ता है, तो इसके ये कहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, ये 4 राज्य ऐसे जिनसे ये नदी महानदी होकर के गुजरती है। आइए कृष्णा द्रोणी के बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट जो एक स्थान है, वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है होता है और वहाँ से लेकर 1400 किलोमीटर तक ये बह करके बंगाल की खाड़ी में जो है विलीन हो जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी की बात की जाए, इसके फिर रास्ते की अगर बात की जाए, हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है ये फैली हुई है। अब हम कावेरी नदी की बात करते हैं। तो कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। टोटल जो इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी जो है शामिल है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैली हुई है। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं आप, अगर भारत के दूसरे बड़े जलप्रपात की बात की जाए तो ये जो है कावेरी नदी पर बनता है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। और प्रपात जो है, ये जो वाटरफॉल है, इससे जो है विद्युत बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। मैसूर, बंगाल और कोलार स्वर्ण जो क्षेत्र है, जो एरिया है, इनको जो है बिजली प्रोवाइड की जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी अन्य जो है कावेरी नदी की कई अन्य जो है छोटी नदियाँ जो है आकर के मिलती है। इनमें दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा, ये कुछ जो है महत्वपूर्ण इनके उदाहरण हैं। अब आप यहाँ देखिए झीलों की बात करते हैं तो कश्मीरी घाटी जो है, यहाँ पे प्रसिद्ध जो है डल झील, बहुत आपने नाम सुना होगा इसका। डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित है ही। तो जो है ये इस डल झील को देखने के लिए कई सारे जो है टूरिस्ट जो है वो आते हैं, फैसिनेट होते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हो अन्य झीलों पे भी गए होंगे, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नौकायान कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, तैराकी, स्विमिंग कर सकते हैं और अन्य जो है जलीय खेलों के द्वारा आप जो है आनंद ले सकते हैं इन जगहों पर। तो यहाँ पे जो है अब पर्यटकों के साथ साथ ये क्या करती है, ये वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है एक रोज़गार जो है, एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है झीलें। तो ये टूरिस्ट अगर प्रोडक्ट के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो टूरिस्ट जो प्रोडक्ट है, टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर की बात की जाए तो भारत में भी कई तरह की झीलें हैं। तो अब हम भारत की कुछ झीलों के बारे में जो है अभी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ देख सकते हैं आप, एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर जो है गोखुर झील का निर्माण करती है, जैसे कि हमने आपको चित्र में दिखाया था। स्पिट और बारोदिका जो है तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई और कोलेरू झील। अंतर्देशीय जो भाग में, जो अंतर्देशीय मतलब जो भारत के अंदर जो स्थित है जो झीलें हैं, कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के राजस्थान की जो है सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, मतलब कि खारे पानी की झील है, राजस्थान में पाई जाती है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ देखिए मीठे पानी की अगर हम बात करें तो मीठे पानी की ज़्यादातर जो झीलें हैं वो हिमालय पर्वत के पास है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है। अगर हम इसकी कुछ नई या कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नदियाँ जो झीलें हैं अगर उनकी बातें करें तो जम्मू कश्मीर की वुलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली जो है प्राकृतिक रूप से बनी झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण मीठे पानी वाली जो है झीलें हैं जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है।
इसके अतिरिक्त जो है झीलें जो है और जो बांध के रूप में इनका जो है इनके ऊपर बांध बना ली जाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सके। तो जैसे गुरु गोबिंद सागर जो है भाखड़ा नंगा जो परियोजना है वो उसके ऊपर बना हुआ है, झील के ऊपर। अच्छा अब यहाँ देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती है। तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है खेती करते हैं और खेती में अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नदियों पर और बरसात पे जो है निर्भर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सिंचाई के लिए जो पानी जो खेतों में प्रोवाइड होता है वो नदियों से ही आता है। और अगर नदियों से पानी आएगा तो फिर खेती होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो फिर GDP जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है भारत के लिए नदियों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और अगर बात की जाए नौ संचालन के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी जो नदियों का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब नदी प्रदूषण की बात करें तो नदी प्रदूषण ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो चिंता व्यक्त की जाती है। क्योंकि नदियों के प्रदूषण से क्या होता है कि एक तो पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, दूसरा जो है सिंचाई के लिए पर्याप्त मीठा पानी नहीं मिल पाता, और जो जलीय जो जीव होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है मरने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इससे जो है अगर गंगा के जल की बात की जाए तो 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसमें फैले हुए जो बड़े शहरों की जो गंदगी है उसे तनु करके समाहित किया जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन करके किया जाता है। बट फिर भी कई सारे नाले और कई सारे रासायनिक फैक्ट्रियां ऐसी होती है जो बिना फिल्ट्रेशन के जो है बिना उसको सैचुरेटेड करे कचरे को जो है सीधा नदियों में डाल देती है, जिससे जो है नदियाँ बहुत ज़्यादा खराब प्रदूषित हो जाती है। तो इसीलिए नदियों को संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है ये बनाई गई। तो इसमें जो है गंगा नदी के लिए जो हमने पहले इसमें बात की गई है, इसके लिए 1985 में आरंभ किया गया इस परियोजना को, और 31 मार्च 2000 को इसको बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी जो समिति थी, इन्होंने क्या किया, गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की। पहले उनको देखा, उन्होंने टेस्टिंग की, फिर गंगा कार्य जो योजना है उसे प्रथम चरण से प्राप्त जो अनुभव के आधार पर उन्होंने आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख नदियों में जो प्रदूषित नदियाँ थी उनमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। तो इनके अंदर जो है 27 नदियों को जो है इसमें शामिल किया गया था, और इसमें जो है अब कई जो हज़ारों लाखों लीटर जो पानी है उसको जो है बचाने का जो है प्रयास किया गया है। और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह को भी जो है बहुत कड़े निर्देश दिए जाते हैं कि आप जो है सैचुरेटेड करके जो है अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में छोड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।